together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. दिल से सुनो, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। पेश है सलाम सिनेमा। आदाब दोस्तों, मैं हूं आसिक कमर। मैं हाजिर हूं प्रोग्राम सलाम सिनेमा के एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं तारुफ करवाता हूं उन शाहकार किताबों से जिनमें फिल्मी हस्तियों से जुड़ी सुनी अनसुनी कहानियां होती हैं। सामीन, आप सुन रहे हैं अहमद सलीम की किताब सलाम बम्बई के हुनर के दावा नहीं के मुताल्लिक़ इक़्तिबासात। हिंदुस्तान की मशहूर फिल्म अदाकारा दीप्ति नवीन ने 1941 में अचानक इंतकाल कर जाने वाली हिंदुस्तान की अजीम मुसव्विर अमृता शेरगिल की ज़िंदगी और आर्ट के बारे में एक फ़िल्म बनाने का ऐलान किया है। इस फिल्म में दीप्ति अमृता शेरगिल का रोल खुद करेंगी। मैंने इकबाल सिंह से अमृता शेरगिल के बारे में उनकी किताब के हुकूक ख़रीद लिए हैं। वर्सुआ के इलाके में एक खूबसूरत से फ्लैट में हमारी गुफ्तगू का आगाज़ अमृता शेरगिल से हुआ था। जूँ ही मैं फ्लैट में दाखिल हुआ, एक दीवार पर ऊपर तले अमृता की मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स के 3 प्रिंट आवेज़ा थे। दीप्ति अमृतसर की दरियाए रावी में धुली हुई शुस्ता पंजाबी में बातें कर रही थीं। मैंने कहा, ये पेंटिंग्स बार बार अमृतसर की याद दिला रही हैं और अमृता शेरगिल की भी। आपका बचपन भी तो वहीं गुजरा था ना? हाँ, उन गलियों की भी बातें करेंगे, लेकिन पहले अमृता की बातें करें। मैं ये फ़िल्म अंग्रेज़ी में बनाना चाहती हूँ। वो अंग्रेज़ी बोलती थी, आधी यूरोपन थी। जितने लोगों के राब्ते में आई, आधे तो वो भी अंग्रेज़ी थे। फिर ब्रिटिश इंडिया को हिंदी या पंजाबी में क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, और अमृता शेरगिल का रोल मैं खुद करूँगी। आपकी उंगलियाँ उन जैसी हैं, इसलिए कि मैं खुद भी पेंटिंग करती हूँ। मेरा ख्याल है जो खुद पेंटिंग न करता हो वो अमृता शेरगिल का रोल नहीं कर सकता। पेंटिंग का शौक़ तो बचपन से होगा? हाँ, स्कूल के दिनों से ही कर रही हूँ। फिर जब मैं न्यूयॉर्क गई तो बीए में पेंटिंग मेरा मेजर सब्जेक्ट था। आपका काम सामने नहीं आया। मेरी बनाई हुई एक पेंटिंग तो गुलजार साहब के घर में लगी हुई है, उनके वालिद की पोर्ट्रेट। एक और गुलजार साहब की अपनी पोर्ट्रेट है जिस पर मैंने एक नज़्म भी लिखी। ये आइडिया मैंने दिल्ली में अमृता प्रीतम जी के घर से लिया था। तीसरी एक पेंटिंग जो मुझे बहुत पसंद है, एक मस्जिद की है। ये मस्जिद अमृतसर में हमारे घर के बिल्कुल पास ही थी। बातें करते करते दीप्ति उठी और दूसरे कमरे से वो पेंटिंग उठा लाई। अच्छी है ना? उसके चेहरे से बच्चों जैसा शौक़ और खुशी छलकी पड़ रही थी। बहुत अच्छी। मैंने पेंटिंग को बगौर देखते हुए कहा, मैं अमृतसर गया था। पिछले दिनों मालूम होता तो ये मस्जिद ज़रूर देखता।
उसने अपने पेंटिंग अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स के बराबर ज़मीन पर रख दी। शायरी का भी बचपन से ही शौक होगा? मैंने पूछा। जब स्कूल में थी ना, सीक्रेट हार्ट का नोनेट अमृतसर से पढ़ा है मैंने। तब हम इंग्लिश में नज़में लिखा करते थे और फिर आपस में हम लड़कियां एक दूसरे की नज़में बदल लिया करती थीं। हाई स्कूल में सब छूट गया। फिर जब न्यूयॉर्क गई तो मैंने सोचा अपनी ज़ुबान में लिखना चाहिए, उनकी अंग्रेज़ी में क्यों लिखें। वहाँ जाकर अपनी पहचान का बहरान बहुत बढ़ जाता है। तब मैंने फैज़ अहमद फैज़ और साहिर को पढ़ा। उन दिनों गुलजार साहब भी वहाँ आए, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी शायरी की एक दो किताबें दी। बस फिर तो ज़ोरों शोर से शायरी का दौर शुरू हो गया। तभी मैंने अपनी अंग्रेज़ी की बाज़ नज़मों का भी उर्दू हिंदी रस्मुल ख़त में तर्जुमा किया और उर्दू में नई नज़में भी लिखीं। 1976 से 1978 के दौरान मैंने उर्दू शायरी खूब पढ़ी। फिर 1978 में फ़िल्म में काम करने हिंदुस्तान आई। तब फिल्म जुनून में काम किया। पहली और दूसरी फिल्म के दरमियान 6-8 माह की फुर्सत रही। बस फिर मैं थी और शायरी थी। बहुत सारी नज़में उन्हीं दिनों लिखी और कोई काम भी नहीं था। घर यानी न्यूयॉर्क से पहली बार दूर होने का थोड़ा डिप्रेशन भी था। मैं दिल्ली से दीप्ति नोल की शायरी का मजमुआ लम्हा लम्हा ख़रीद कर साथ ले गया था। उस वक्त वो मेरे पास ही था। उस किताब का आखिरी हिस्सा मैंने कुल्लू के पहाड़ों में वाक़े एक गांव में बैठकर लिखा था। वहाँ मैं बचपन से जाती रही हूँ। उस किताब की आखिरी नज़्म एक लड़की के बारे में है जो शायद वहीं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी और वहीं अचानक मर गई। मर गई? हाँ, वो पागल हो गई थी। वो आधी यूरोपियन और आधी बंगाली थी। फिर दीप्ति नगर के बारे में नज़में सुनाने लगी, स्केच जैसी नज़में। मेरी पेंटिंग्स भी ऐसे ही होती हैं। ये जो बड़े बड़े शायर लिखते हैं मीटर और बहरों में ना, वैसा मुझे लिखना नहीं आता। मुझे तो लिखते वक्त ज़्यादा फ़िक्र इस बात की रहती है कि मेरा ख़याल कहीं लफ्ज़ों में गायब ना हो जाए। अंग्रेज़ी में तो यही घपला था मेरे साथ। दीप्ति बहुत खूबसूरत बातें करती रही और बहुत खूबसूरत अंदाज में भी, लेकिन मुझे ज़्यादा उस फिल्म का ख़याल है जो वो अमृता शेरगिल के बारे में बनाएंगी। अमृता शेरगिल ने क्यों इतना मुतासिर किया? हिंदुस्तान में तो और भी बहुत बड़े बड़े मुसव्विर थे, बल्कि हैं। जब मैं स्कूल में थी और पेंटिंग सीखने लगी तो हमारे अमृतसर में एक गैलरी थी, ठाकुर सिंह आर्ट गैलरी। मैं शाम को वहाँ जाया करती थी। वहीं मुझे अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स नज़र आई थीं। उन दिनों सिखाने के लिए हमें मुख्तलिफ तस्वीरों की कॉपी करने को कहा जाता था। मैंने ये जाने बगैर कि अमृता शेरगिल कितनी बड़ी पेंटर हैं, उनकी बाज़ तस्वीरों की कॉपी की। इतना ज़रूर याद है कि उन तस्वीरों में कोई बात थी जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी। बाद में मैं भूल भाल गई। फिर अमेरिका चली गई। वहाँ कॉलेज में कभी अमृता शेरगिल का ख्याल तक ना आया। वहाँ से जब हिंदुस्तान वापस आई और जुनून के बाद एक बार फिर मैं भी काम कर चुकी और अभी एक बार फिर रिलीज़ नहीं हुई थी, तो फुर्सत के दिन थे। चुनांचे मैंने दोबारा पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों अमृता शेरगिल के बारे में एक लाइब्रेरी में कारल खांडवाला की किताब नज़र से गुजरी तो महसूस हुआ कि ये तो फिल्म का मौजू है। महसूस हुआ कि यही तो काम था जो मुझे करना था। उस दिन से ये मेरा एम्बिशन बन गया कि मैं इन पर फिल्म बनाऊं, खुद उनका रोल करूं। धीरे धीरे मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हिंदी में इस फिल्म के कोई माने नहीं होंगे। इसी ज़माने में मैंने वो आइडिया किसी बड़े डायरेक्टर के साथ डिस्कस किया। ये मेरी बेवकूफ़ी थी। उन डायरेक्टर साहब ने किसी बड़ी हीरोइन के साथ इस आइडिया पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। सुनकर बड़ी मायूसी हुई, लेकिन मैं अपने तौर पर इस आइडिया पर काम कर रही हूँ। इसके मालियात का मैंने इंतज़ाम भी कर लिया है। इसके लिए तो आपको लाहौर आना होगा। हाँ, इसके बगैर कैसे काम चलेगा? वहीं उनका इंतकाल हुआ था। लाहौर में एक पुराना होटल है, उसका नाम होटल फैलेटेज। वहीं उनकी पहली नुमाइश हुई थी। 1937 में ठहरी भी वहीं थी। दूसरी नुमाइश जिसका वो खुद अपनी ज़िंदगी में एहतमाम कर रही थी, उनकी मौत के बाद 15 रोज़ के बाद पंजाब लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से मुनाकिद हुई।
दीप्ति ने खुशी और हैरत से मेरी तरफ देखा। आप तो सब कुछ जानते हैं अमृता के बारे में। सब कुछ नहीं, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, दूसरों लोगों के अलावा आपके पास भी। तो फ्लेटेज होटल में भी शूटिंग करूँगी। एक दीवान चमनलाल होते थे, उनकी बीवी हेलन से बहुत दोस्ती थी अमृता की। दीवान चमनलाल फ्लेटेज होटल के मालिक थे। बहरहाल इस प्रोजेक्ट में काफ़ी संजीदा हूँ। अमृता के क़याम के दौरान दीप्ति ने रेडियो से हिंदी उर्दू प्रोग्रामों की कंपेयरिंग भी की। जो भी पाकिस्तान या हिंदुस्तान से वहाँ जाता उसे उस प्रोग्राम में ज़रूर बुक किया जाता। पाकिस्तान से मेहदी हसन भी इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे। ये प्रोग्राम हफ्ते में एक बार होता था। ये कमर्शियल प्रोग्राम था और उसमें मुझे रेडियो वालों को पैसे देने भी पड़ते थे, जो मैं इश्तिहारों से पूरी कर लेती थी। एक नॉन कमर्शियल प्रोग्राम गीतांजलि भी करती थी। ये प्रोग्राम वल्लभ अरोड़ा ने शुरू कर रखा था। जब वो चले गए तो इस प्रोग्राम को मैं करने लगी। और फिर हिंदुस्तान आप फिल्म में अदाकारी के इरादे से आई थी या यूं ही इत्तिफाक से? मैं बिल्कुल अदाकारी के बारे में सोच कर आई थी। और श्याम बेनेगल ने आपको पहले एक कमर्शियल इश्तिहार में भी बुक किया था? नहीं, बात यूं नहीं है। मैंने उनकी एक फिल्म मसन देखी तो उन्हें मिलने चली गई। उन्होंने पूछा, फीचर फिल्म में काम करना चाहती हो? मैंने कहा, जी हाँ। सामईन, आप सुन रहे हैं अहमद सलीम की किताब सलाम बम्बई के हुनर के दावा नहीं के मुतालिक इक़्तिबासात। मैं हूँ आपका होस्ट वासिक कमर। वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे अली सरदार जाफरी की। शिकायतें भी बहुत हैं, हिकायतें भी बहुत, मज़ा तो जब है कि यारों के रूबरू कहिए। अली सरदार जाफरी उत्तर प्रदेश के कस्बे बलरामपुर में पैदा हुए। लखनऊ और अलीगढ़ में तालीम पाई। उनका शुमार उर्दू के अहम शायरों और अदीबों में होता है। उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक को परवान चढ़ाने में अहम रोल अदा किया। तुमने फिरदौस के बदले जहन्नम देकर कह दिया हमसे कि गुलशन में बहार आई है। तू वो बहार जो अपने चमन में आवारा, मैं वो चमन जो बहारां के इंतज़ार में है। अली सरदार जाफरी का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरक्की पसंद अदीबों में होता है। उनकी लकीर, नई दुनिया को सलाम, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और उनके अहम शेरी मजमूए हैं। तरक्की पसंद अदब और इक़बाल शिनासी उनकी नसरी तसानीफ़ हैं। उन्होंने एक रिसाला गुफ्तगू भी जारी किया था। उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड और इक़बाल सम्मान के अलावा कई एजाज़ात से नवाजा गया। अर्ज़ किया है में आप सुन रहे थे बातें अली सरदार जाफरी की। आपसे होगी दोबारा मुलाकात इस उम्मीद के साथ। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. दोस्तों, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं अहमद सलीम की किताब सलाम बम्बई के हुनर के दावा नहीं के इक़्तिबासात। अहमद सलीम की इस किताब के इक़्तिबास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिंदुस्तान आप फिल्म में अदाकारी के इरादे से आई थी या यूं ही इत्तिफाक से? मैं बिल्कुल अदाकारी के बारे में सोच कर आई थी और श्याम बेनेगल ने आपको पहले एक कमर्शियल इश्तिहार में बुक किया था। नहीं, बात यूं नहीं है। मैंने उनकी एक फ़िल्म मसन देखी तो उन्हें मिलने चली गई। उन्होंने पूछा, फीचर फिल्म में काम करना चाहती हो? मैंने कहा, जी हाँ। बोले, तुम्हारा एक स्क्रीन टेस्ट लेना होगा। चलो, मैं एक एड फिल्म बना रहा हूँ, उसमें काम कर लो। इस तरह तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट भी हो जाएगा। चुनांचे मैंने स्क्रीन टेस्ट के लिए वो ऐड कर लिया। फिल्म ज़ाती तसल्ली के लिए करती हैं या समाजी जिम्मेदारी के तौर पर? अभी तो दोनों में से एक भी बात महसूस नहीं करती। अभी ना मैं अपने काम से मुतमईन हूँ कि मैंने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया और ना ही समाजी जिम्मेदारी का दावा कर सकती हूँ। ये दुरुस्त है कि फ़िल्म में मैं एक कमिटमेंट के साथ आई। एक बार फिर हिंदी फिल्मों में औरत के रोल के एतबार से एक लैंडमार्क थी। उसमें औरत आज़ादाना फ़ैसले तक पहुँची दिखाई गई थी। लेकिन अभी समाजी जिम्मेदारी की बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन औरत के नुक्ता नज़र से फिल्म में उसके आज़ादाना किरदार के इम्कानात लगता है काफ़ी बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ समिता पाटिल और शबाना आज़मी जैसी अदाकाराएँ जन्म ले चुकी हैं। वो शूरी तौर पर निस्बतन मजबूत औरतों के रोल कर रही हैं, जैसे अर्थ है। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। उसके अलावा भी कई और फिल्में हैं। फिल्म एक बार फिर से कथा और बाद की फिल्मों तक आपकी समाजी जिम्मेदारी गालिब है या महज अपनी फ़नकाराना तसल्ली? मेरा ख्याल है दोनों ही नहीं। अभी तक मुझे कोई ऐसा रोल नहीं मिला जिससे मेरी तसल्ली हो सकती। एक बार फिर में कुछ तसल्ली हुई थी, या फिर दूसरा किनारा में मुझे कदरे तसल्ली का एहसास हुआ था। और जहाँ तक तसल्ली का सवाल है, उसके लिए तो एक दो सीन ही काफ़ी हैं। वैसे मुझे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं। ऋषिकेश मुखर्जी, गंजफ़र अली, गुलजार, श्याम बेनेगल, टीना आनंद। और टीना आनंद की फ़िल्म ये इश्क नहीं आसा में अपने रोल से मुझे काफ़ी तसल्ली हुई। आपने हमारे पाकिस्तानी डायरेक्टर गंजफ़र अली का नाम लिया है। दूसरा किनारा उनका पहला तजुर्बा था। फिर उनके अलावा आपने सभी बड़े और सीनियर डायरेक्टरों के साथ भी काम किया है। उनके और दूसरे डायरेक्टरों के काम में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? जब तक मैंने गंजफ़र साहब की फ़िल्म नहीं की थी, मैं एक अदाकारा के तौर पर अपने आप से अवेयर नहीं थी। दूसरा किनारा करने के बाद मुझे पता चला कि मैं अपने खौल से बाहर आ गई हूँ और मैंने अपनी दीवारें तोड़ दी हैं। उन दीवारों के पीछे बैठकर हम ज़्यादा से ज़्यादा शायरी लिख सकते हैं, लेकिन अदाकारी नहीं कर सकते। एक अदाकारा के तौर पर उन दीवारों को तोड़ना होता है। दूसरा किनारा मेरे लिए एक अच्छा तजुर्बा था। मुझे अपने अदाकारा होने की आगाही मिल गई। ये तजुर्बा उस फिल्म के अदाकारों शफ़ी मोहम्मद, जावेद शेख की मदद और ताउन के बग़ैर कामयाब नहीं हो सकता था। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं गंजफ़र अली और शफ़ी को देना चाहूँगी। शफ़ी ने एक निहायत मुश्किल सीन में मेरी मदद की थी। मुझे उस वक्त ठीक अंदाज़ा हुआ कि वो कितना बड़ा अदाकार है और उसका ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा किस पाई की चीज़ होगी। उन लोगों के साथ काम करना कैसा लगा? उससे पहले मैंने सिर्फ एक फ़िल्म एक बार फिर में काम किया था, जबकि ये लोग पाकिस्तान टीवी के मंझे हुए लोग थे और अपने काम की शोहरत रखते थे। उनका काम जितना पाकिस्तान में पसंद किया जाता था, सरहद पार हिंदुस्तान में उससे कम पसंद नहीं किया जाता होगा। मेरा ख्याल है कि उन लोगों के साथ काम करने के बाद, खुसूसन डायरेक्टर गंजफ़र अली और अदाकार शफ़ी मोहम्मद, अगर मैं दोबारा एक बार फिर में काम करूं तो मेरे किरदार में पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा गहराई और पुख्तगी होगी। पाकिस्तान के उन टीवी अदाकारों ने मुझे मेरा खोल तोड़कर बाहर निकलने में मदद दी है। पहले मैं हर रोल को एक लड़की की नज़र से देखती थी।
अब एक अदाकारा की नज़र से देखती हूँ। अपनी एक नज़्म सुनाती हूँ आपको। क्यों अपना आप मेला सा लगता है जाने, क्यों अपना आप मेला सा लगता है जाने, सिर्फ नज़रें ही तो हैं रोशनियों के पीछे खड़ी। ये रोशनियाँ जिनके लिए मैं कहाँ से कहाँ चल कर आई। अभी आपने कहा था कि आपने अपनी दीवारें तोड़ दी हैं। कैसे? मैं अपनी एक फ़िल्म का हवाला दूंगी, रेड लाइट। ये फ़िल्म ग्रांट रोड की एक तवाइफ के बारे में है। अब ये रोल मैं बिला झिझक कर पाई। पहले मैं हर रोल को दीप्ति नवील की नज़र से देखती थी, अब उसे एक अदाकारा की नज़र से देखती हूँ। एक बार फिर का जब न्यूयॉर्क में शो हुआ तो उस मौके पर मम्मी डैडी भी मौजूद थे। मेरी हालत ये थी कि मैंने 10 कतारें पीछे बैठकर ये फ़िल्म देखी। पहले मैं ये सोचती थी कि मैं फ़लाँ किरदार कर रही हूँ, कैसा लगेगा। अब मैं अपने आप से अलग होकर ख़ुद को उस रोल के हिसाब से देखती हूँ। अब मेरा ये मसला नहीं रहा कि मुझे रेड लाइट में देखकर मम्मी डैडी या दूसरे लोग क्या कहेंगे। हालांकि हमारे यहाँ भी ऐसी कई अदाकाराएं हैं जो तवाइफ का रोल नहीं करती। एक पंजाबी लड़की होने के नाते आपका फ़िल्मों में आना क्या बहुत मुश्किल नहीं था? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं फ़िल्मों में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसके बावजूद कि हम अमेरिका में रहते थे। सब कहते क्या ज़रूरत है फ़िल्मों में काम करने की, अमेरिका में अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रही हो। सारा मसला ये था कि एक पंजाबी फैमिली की लड़की फ़िल्मों में क्यों जाए। जिस दिन पहला स्क्रीन टेस्ट हुआ उस दिन मैंने वो नज़्म लिखी थी, क्यों अपना आप मेला सा लगता है जाने। फिर दीप्ति ने कई और नज़में सुनाई। उनमें एक नज़्म थी नगर वाली, उस पर भी मैं फ़िल्म बनाऊंगी। फ़िल्म का नाम भी यही होगा, नगर वाली। वही लड़की जो अचानक मर गई थी, आधी यूरोपन आधी बंगाली। एक दोपहर की बात है, भाग निकली थी घर से वो लड़की तपती सड़क पर। बदन पर उस वक्त कपड़ा तक नहीं था। माँ रोते रोते भाग रही थी पीछे। वो गिड़गिड़ाती रही, बिलबिलाती रही, अरे कोई रोको। लोग भागे थे मगर पकड़ न सका कोई। फिर एक जगह जाकर झाड़ियों में फंस गई, सांस फूल गई थी, थक कर गिर गई बेचारी। और नगर वालों ने क्रिप्टो से ढांप दिया था लड़की को। बस उस दिन के बाद क्या पिताजी क्या हुआ, जाने क्या हुआ था उसे, वो झिल्ली से जो हुआ करती थी यहाँ। दीप्ति ने बातों बातों में अपनी नज़्म की कई सतरें सुनाई। फिर वो उस लड़की की बातें करने लगी। मैं नगर में एक कॉटेज ख़रीदना चाहती थी। एक बार एक मकान देखने गई तो अंदर उसके बनाए हुए मुजस्समे और पेंटिंग्स पड़ी थीं। ये क्या, मैं उन्हें देखकर चकरा गई। किसी ने बताया कि उसके वालिद एक बंगाली मुसव्विर थे, अभी तक शांति में पढ़ाते हैं। शायद पता चला यहाँ एक ख़ानदान रहता था, अंग्रेज़ औरत, बंगाली शौहर और उनकी बेटी। उसी रात मैंने ये नज़्म लिखी। इस फिल्म में मैं नगरवाली का किरदार कर रही हूँ। आपकी एक फ़िल्म कई बरसों से बन रही है, जलियांवाला बाग कब तक बनती रहेगी? ये फिल्म 10 साल पहले शुरू हुई थी। इसमें परीक्षित सहनी, उद्धम सिंह जनरल डायरेक्टर के कातिल का रोल कर रहे थे। परीक्षित साहनी के अलावा इसमें शबाना आज़मी और विनोद खन्ना काम कर रहे थे। जब फिल्म मुकम्मल हुई तो फिल्म साज को महसूस हुआ कि औरतों के किरदार न होने के बराबर हैं। चुनांचे मुझे फिल्म में कास्ट किया गया और मैंने उद्धम सिंह के दोस्त विनोद खन्ना की बीवी का रोल किया। वो बहुत अच्छा रहा। उद्धम सिंह, उसकी दोस्त शबाना आज़मी और विनोद खन्ना सब मर जाते हैं, सिर्फ मैं बाकी रह जाती हूँ। ये फिल्म कई मरहलों से तब्दीलियों से गुजरी है। गुलजार साहब ने मेरा बहुत अच्छा रोल लिखा था। 20 साल की उम्र से 60-70 साल की उम्र तक मैं 3 मुख्तलिफ अदवार में सामने आती हूँ। फिल्म का आगाज़ इस मंज़र से होता है कि इंदिरा गांधी शहीदों के मज़ार पर फूल चढ़ा रही हैं। टीवी वाले उस तकरीब को कवर कर रहे हैं। दरमियान में एक बुढ़िया खड़ी है, वो मैं हूँ। बम्बई में कुछ लोग बैठे टीवी देख रहे हैं और कहते हैं, अरे वो एक चेहरा आया था ना, एक बूढ़ी औरत का, वो सोमा थी। ये किरदार गुलजार साहब ने किया। वो एक सहाफ़ी हैं और बताते हैं कि सोमा उद्धम सिंह की भाभी थी। ये एक अच्छी फिल्म है और उसे अब रिलीज़ होना चाहिए। ये रोल मैंने सिर्फ जज्बाती बुनियाद पर कबूल किया था। जलियांवाला, नगरवाली, अमृता शेरगिल, दीप्ति बहुत से काम जज्बाती बुनियाद पर ही करती हैं और जज्बाती बुनियादों से उसकी मुराद गालिबन कमिटमेंट से है।
लेकिन वो अमृता प्रीतम के लफ्ज़ों में कहती हैं, हुनर का दावा नहीं। सामईन, आप सुन रहे हैं अहमद सलीम की किताब सलाम बम्बई के हुनर के दावा नहीं के मुतालिक इक़्तिबासात। मैं हूं आपका होस्ट वासिक कमर। वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानो 90.0 एफएम की फिल्मी कहानियां। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग कत्लेआम के बारे में। जलियांवाला बाग कत्लेआम, जिसे अमृतसर कत्लेआम भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में बरतानवी दौरे हुकूमत में पेश आया। ये हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी के तारीख तरीन दिन में शुमार किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हज़ारों लोग, जिनमें मर्द, ख्वातीन और बच्चे शामिल थे, अमृतसर के एक अवामी बाग जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। भीड़ दो कौम प्रस्त रहनुमा सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट की मनसूखी का मुतालबा कर रही थी। पुरअमन तरीके से जमा हुई थी ये भीड़, मगर बगैर किसी वार्निंग के ब्रिगेडियर जनरल डायर, जो अमृतसर बरतानवी फौजियों का इंचार्ज था, उसने अपने सिपाहियों को गैर मुसल्लह हुजूम पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। फौजी तकरीबन 10 मिनट तक हुजूम पर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, यहाँ तक कि उनके पास का गोला बारूद भी ख़त्म हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, मगर उस बाग से निकलने का एक ही रास्ता था, जिसे घेरे जनरल डायर की फ़ौज निहत्ते बेकसूर लोगों पर गोलियाँ चला रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग में मौजूद एक कुएं में कूद गए और डूबकर मर गए। इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए और हज़ारों लोग जख्मी हुए। जलियांवाला बाग कत्लेआम ने कौम को चौंका दिया, हिंदुस्तान और दुनिया भर में गम और गुस्सा को जन्म दिया। इसने बरतानवी इक़दामात के बड़े पैमाने पर मजम्मत की और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी को मज़ीद तक़वियत बख्शी। कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड अवार्ड को तर्क कर दिया और महात्मा गांधी, जो पहले ही बरतानवी राज के खिलाफ अदम ताउन की तहरीक की क़यादत कर रहे थे, उन्होंने आज़ादी के लिए अपने मुहिम को और तेज़ कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने कत्लेआम की तहकीकात के लिए हंटर कमीशन कायम किया, जिसने बिला आखिर जनरल डायर के इक़दामात की मजम्मत की और जिसके नतीजे में उसे कमांड से हटा दिया गया। इस कत्लेआम ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद को और मजबूत और मुस्तहकम किया और बिला आखिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई। जलियांवाला बाग को मुतासिरीन की यादगार के तौर पर महफूज किया गया है, जिसमें एक यादगारी बाग और एक शोहदा का कुआं है। आज़ादी के लिए जारी जदोजहद की याद दहानी के तौर पर 13 अप्रैल को हिंदुस्तान में हर साल इस कत्लेआम को याद किया जाता है। दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अपने दोस्त उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानो 90.0 एफएम की फिल्मी कहानियां। दोस्तों, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं अहमद सलीम की किताब सलाम बम्बई के नदीम एक अच्छे इंसान
के मुताल्लिक़ इक़्तिबासात। मैं हूं आपका होस्ट वासिक़ कमर। आइए अहमद सलीम के इस किताब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। ये जुलाई 1983 के आखिरी हफ्ते की बात है। इतवार का दिन था और बम्बई का शहर। पहले हम अमृता शेरगिल की बातें करते रहे, फिर दूसरा किनारा के हवाले से गंजफ़र अली, जावेद शेख, शफ़ी मोहम्मद और बहरोज़ सब्ज़ावारी का जिक्र चलता रहा। फिर दीप्ति इस्लामाबाद और मरी के हसन की बातें करने लगी। फिर वो बताने लगी कि जनवरी में वो दिल्ली फेस्टिवल में गई थी और अमृता प्रीतम के घर ठहरी। इन दिनों पाकिस्तान से भी कुछ लोग दिल्ली फेस्टिवल में आए हुए थे। उन सब से मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी पता है किससे मिलकर हुई? दीप्ति ने बच्चों के से इश्तियाक से कहा, तारिक अजीज़? नहीं। रूही बानो? वो भी नहीं। फिर और कौन? अदाकार नदीम। नदीम? सचमुच बड़ा लुत्फ़ रहा उनसे मिलकर। दिल्ली में सर्दी अपने शबाब पर थी। उनके साथ घूमना बहुत अच्छा लगा। हम 2-3 दोस्त बम्बई से गए हुए थे। हम उन्हें लेकर रिक्शे में घूमे फिरे। रिक्शे की सवारी से नदीम बहुत खुश हुए। ठंड भी लग रही है, अच्छा भी लग रहा है। कहने लगे, भाई यहाँ तो मज़ा आ गया। पाकिस्तान में तो रिक्शे में बैठना नसीब ही नहीं होता। क्या दिल्ली में लोग उन्हें नहीं पहचानते थे? क्यों नहीं, पहचानते थे। हम जहाँ रिक्शा छोड़ते, लोगों के ठट लग जाते। और हाँ, मैंने अपने कैमरे से नदीम की तस्वीरें भी बनाई थी। दिखाऊं? और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर दीप्ति तस्वीरों का एक लिफाफा उठा लाई। हम तस्वीरें देखने लगे। उनमें एक तस्वीर मैंने उठा ली। ये तस्वीर मुझे दे दें। कौन सी? अच्छा ये नदीम के साथ मेरी एक ही तस्वीर है। अच्छा, आप रख लें। दीप्ति ने हंसते हुए कहा। मैं इसे पाकिस्तान में शाये करूंगा कि एक हिंदुस्तानी अदाकारा हमारे सुपरस्टार की तस्वीर बना रही है। मुझे खुशी होगी, दीप्ति ने सादगी से कहा। नदीम सचमुच बहुत अच्छे इंसान लगे। नदीम का जिक्र ख़त्म हुआ तो हम आर्ट मूवीज़ की बातें करने लगे। दीप्ति नवील की शायरी। मेरी बात बस यूं ही कुछ लिखा करती। शायरी करूंगी ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और वो कुछ जो लिखती रहती थी, कभी किसी सहेली, किसी दोस्त को सुना देती, वरना अपने तक ही रह जाता। एक रोज़ फ़ोन पर कुछ पढ़कर सुनाया तो किसी ने कहा, अरे ये तो नज़्म है, शायरी है ये। उसी रोज़ से जिस किताब पर लफ्ज़ डायरी लिख रहा था, उसी के आगे 2 लफ्ज़ और जुड़ गए, नज़्मों की डायरी। शुरुआत यूं हुई, कोई लम्हा, कोई आवाज़, कोई नाम, कोई ख्वाब, कोई पहचान या दर्द कोई। ज़िंदगी में जो कुछ भी करीब से छूकर गुज़रा है, इन तजुर्बों की सारी रसीदें इकट्ठी करके इस किताब में दर्ज कर रही हूँ। दीप्ति नवील। बकौल गुलजार, एक बात जो फ़ौरन लब पर आती है दीप्ति की नज़में पढ़ने के बाद, वो यही है कि दीप्ति अच्छी शायरा है और बहुत अच्छी शायरा होने की सलाहियत भी रखती हैं। अगर सिर्फ नज़में पढ़कर कोई शायर की शख्सियत जानने की कोशिश करे तो लगेगा ये शायरा बहुत उदास रहती हैं, जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर होंगी और अक्सर बीमार रहती हैं या किसी लंबी बीमारी से गुजरी हैं। लेकिन मैं चूँकि ज़ाती तौर पर जानता हूँ उन्हें, इसलिए कह सकता हूँ कि दीप्ति बिल्कुल इसके बरक्स हैं। सेहतमंद हैं, खुश मिजाज हैं, ज़िंदगी से बहुत लगाव है, बहुत एम्बिशियस हैं और कभी उदास हों तो उसका इतना ही मज़ा लेती हैं जितना हंसने खेलने का। उनकी शख्सियत का चमकीला और शौक हिस्सा उनकी नज़मों में कहीं नज़र नहीं आता। उनकी ख्वाबी कैफियत तकरीबन हर नज़म में लगती है। इसलिए उनकी नज़में पढ़ते हुए मैं दोनों शख्सियतों को साथ साथ देखता हूँ। हमेशा ये महसूस किया कि एक दीप्ति अपने अंदर की दूसरी दीप्ति को खुद से अलग करके देख रही है। और फिर नज़्म पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता जैसे कैमरे का फोकस ठीक हो जाता है और एक इमेज दूसरी इमेज में समा जाती है, ठीक उसी तरह दीप्ति के ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता फोकस में आते हैं और हकीकत नज़र आने लगते हैं। लफ्ज़ों का चुनाव और उनका इस्तेमाल दीप्ति की शायरी की खासियत है। इमेजेस बहुत नाजुक और ट्रांसपेरेंट लगती हैं, आसमानों में बुझे हुए ख्वाबों का धुआं सा।
जब बहुत कहने को जी चाहता है ना, तब कुछ भी कहने को जी नहीं चाहता। और सूर्या की राय के मुताबिक सच, लम्हा लम्हा जैसी चीज़ वही शायरा लिख सकती हैं जिसकी नज़र पर बुतों के पेड़ों पर होते हुए शाम के बसरे, नींद में डूबी हुई तमाम कायनात, नीम के दरख्तों की नरम पनाह और आहिस्ता से सरकते हुए लम्हों को परख सके। और ये नज़र दीप्ति में है। वर्सुआ अपने घर में दीप्ति नोल्ड नज़में सुना रही थी। लगा वो सिर्फ एक शायरा है, अदाकारी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। कहने लगी, मैं शायरा नहीं हूँ, ये तो बस उससे क़त्ए नज़र कि ये शायरी है या कुछ और, दीप्ति की वही नज़में मैं आपको सुना रहा हूँ। सर्द तन्हाई की रात और कोई देर तक चलता रहा यादों की पकड़ ओढ़े। अंधेरी सी रात में पहाड़ के कोने कोने कोई लंबी सी बल खाती तन्हा सड़क पर वो देर तक चलते रहना। पुरअसरार चोटियों में आबशारों का मचलना, वो हम कदम घटाएं, वो बरसात का झिझकना। फ़िज़ा में पिघलते हुए कोहरे का वो आलम, इबादत में हो ज़मीन आसमान जैसे। वो नूर की बूंदें, वो जुल्मतें, वो आहटें, और भीगे हुए फलक की तारीकियों में कहीं एक सितारा का वो शब भर जलते रहना। अल्लाह, याद बन गया है कोई तिलस्मी लम्हा, काश इस लम्हे में कहीं तुम भी शामिल होते, काश इस लम्हे में कहीं तुम भी शामिल होते। सामईन, हम सुन रहे थे अहमद सलीम की किताब सलाम बम्बई के लिए हुए हुनर के दावा नहीं और नदीम एक अच्छे इंसान के मुताल्लिक़ इक़्तिबासात। मैं हूं आपका होस्ट वासिक़ कमर। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आदाब। You were listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।